मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे पति के निधन के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों को दे दी, ये विचार करके कि अब मैं सबके साथ मिलकर खुशी से और प्रसन्नता से अपना बाकी जीवन व्यतीत करूंगी। परंतु ये मेरी भूल थी। मुझसे घर और धन प्राप्त करने के बाद मेरे बेटों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। इस बुढ़िया से उन्हें अड़चन होने लगी थी। मेरा उन्हें कोई उपयोग नहीं था, इसलिए जिस प्रकार हम किसी निरुपयोगी वस्तु को कबाड़ में फेंक देते हैं, वैसे ही मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। बुढ़ी विमला काकी रोज की तरह सब्जी बेचने जा रही थी। सर पर टोकरी उठाए हुए धूप से जाने के कारण उसे थकावट महसूस होने लगती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने लगती है। तभी अरे विमला काकी, तुम इतनी दूर सब्जी बेचने आई हो और वो भी इतनी तेज धूप में। क्या करूं बेटा, अब अपना पेट पालने के लिए मुझे सब्जी बेचनी ही पड़ेगी। तुम्हारी भी किस्मत खराब है विमला काकी, 2 बेटे होते हुए भी तुम्हें इतने बुढ़ापे में ये काम करना पड़ रहा है। हाँ, खराब तो है मेरी किस्मत। जिन 2 बेटों को मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया, वो दोनों अपने अपने पत्नी का पल्लू पकड़कर मुझे अकेले छोड़कर चले गए। दोनों बहुओं को मुझ बुढ़ी से परेशानी हो रही थी। विमला काकी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, बहुत धूप है। लेकिन बेटा, ये सब्जी बेचनी बाकी है अभी। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं खाऊंगी क्या? तुम उसकी चिंता मत करो, चलो। बबलू विमला काकी को उसके घर छोड़ कर आता है। कुछ देर के बाद बबलू की पत्नी बिंदिया विमला काकी के लिए खाना लेकर आती है। विमला काकी, अब कुछ दिन धूप में जाकर सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज आपके लिए खाना लाया करूंगी और आपके साथ कुछ देर बैठकर बातें भी करूंगी। आपका समय भी कट जाएगा। अगले दिन से बिंदिया रोज विमला काकी के लिए खाना लेकर आने लगती है। गांव में एक और परिवार रहता था, जहां शारदा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। बड़े ही विचित्र स्वभाव की थी। उसके भी 2 बेटे और 2 बहुएं थी, जो उसे अच्छे से रखते थे। दोनों बहुत शारदा की बहुत सेवा करती थी, पर शारदा हमेशा उनकी हर बात में कोई ना कोई कमी निकालती और उन्हें भला बुरा सुनाती थी। एक दिन, अरे बहू, कहाँ मर गई? हे भगवान, 2 बहुएं हैं, लेकिन मजाल है कि समय पर एक भी सामने आ जाए। क्या हुआ माँ जी? अरे कहाँ मर गई थी? कितनी देर से पुकार रही हूँ मैं। जी, अभी अभी गाय का दूध निकला है, वो रखने गई थी। और वो कल मुही मनीषा कहाँ है? जी, भाभी दूध गर्म करने को रख रही है। दही जमाना है ना, इसलिए। हाँ, चलो मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर ले आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। जी, अभी लाती हूँ। कुछ देर के बाद सरिता नाश्ता लेकर आती है। अरे कितनी देर हो गई, अब आ रही हो? माँ जी, 15 मिनट तो हुआ है, ये लीजिए। सरिता शारदा को नाश्ता देती है। शारदा नाश्ता खाती है और थू थू, छी छी छी, ये कैसा नाश्ता बनाया है तुमने? ढंग का नाश्ता तक बनाना नहीं आता तुम्हें? क्या हुआ माँ जी? अरे खुद खा कर देख। मुझे नहीं चाहिए ये नाश्ता, कुछ और लेकर आओ। ऐसा कहकर शारदा वो नाश्ता फेंक देती है। सरिता अंदर जाकर नाश्ता चख कर देखती है तो वो ठीक होता है। ऐसे ही हमेशा शारदा अपनी बहुओं को परेशान करती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन विमला के घर, बिंदिया, अरे तुम रोज ऐसे मेरे खाना लेकर आती हो, घर के कामों में मेरी मदद करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें अच्छा नहीं लगने जैसा क्या है? नहीं, पर तुम रोज यहाँ आकर मेरी इतनी मदद करती हो, मेरी सेवा करती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? इसमें परेशानी क्या है? आप तो हमारी माँ जैसी हैं। अगर इनकी माँ होती तो हम उनकी भी ऐसी ही सेवा करते। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है। अगर ऐसे ही विचार मेरे बहुओं के होते तो आज मेरा घर कितना हरा भरा होता। मेरे बेटे बहू, पोते पोती सभी एक साथ रहते,
बच्चे इस आंगन में खेलते, पर मेरा नसीब देखो, बड़ा परिवार होते हुए भी मैं बुढ़िया ऐसे अकेले रहती हूँ। जहाँ विमला अपने नसीब को कोस रही थी, वहीं शारदा अपने परिवार के साथ रहते हुए भी खड़ूसों की तरह व्यवहार करती थी। उसके पास बहुत गायें थी। उसके दोनों बेटे मनोज और महेश गाय का दूध निकालते थे और दोनों बहुएं सरिता और मनीषा गांव में जाकर उसे बेचती थी। दही, छाछ और घी भी बनाकर बेचती थी। सभी चारों बहुत मेहनत करते थे, फिर भी शारदा उन्हें कोसती रहती थी। एक बार गलती से मनीषा से दूध का घड़ा गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, कर दिया ना सुबह सुबह नुकसान। अरे अंधी हो गई हो क्या? देखकर चल नहीं सकती? इतना सारा दूध जमीन पर बहा दिया तुमने और घड़ा टूट गया वो अलग। माफ कीजिए माँ जी, वो पत्थर से पैर टकराया और उसके कारण घड़ा हाथ से छूट गया। अरे पत्थर तो तुम्हारे सर में फोड़ना चाहिए। कल मुंह ही कहीं की। अरे माँ जी, गलती से हो गया, भाभी से जाने दीजिए, हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ, बड़ी आई इसकी वकील बनने। अरे ये जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? तुम्हारा बाप? शारदा की बात सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। शारदा कभी भी अपनी बहुओं को नहीं समझती थी, या कहो समझने की कोशिश भी नहीं करती थी। उसे तो बस सास होने का रुतबा दिखाना आता था। एक दिन उस गांव में माया नाम की एक बुढ़िया आती है। मनीषा और सरिता दूध बेचने जा रही थी। उन्हें देखकर, अरे बेटी, दूध बेचने जा रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ काकी, पर आप कौन है? इससे पहले तो आपको नहीं देखा इस गांव में। मैं महारानी जी की मायके से आई हूँ, उनकी पुरानी दासी हूँ। महारानी को बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अरे वाह, फिर तो महारानी से आपकी अच्छी बनती होगी। हाँ हाँ, मैं अभी महारानी का काम करने ही आई हूँ। अच्छा, महारानी का क्या काम है? महारानी जी को दूध चाहिए, वही लेने आई हूँ। लेकिन राजमहल तो दूध कब का पहुँच गया है, अब फिर से? अरे जो दूध राजमहल गया था वो सारा तो उपयोग हो गया, और महारानी को दूध चाहिए है। अब वो पीने के लिए नहीं, अपितु उनकी त्वचा के लिए। महारानी की त्वचा बहुत कोमल है, इसलिए उन्हें चेहरे पर उन्हें रोज दूध का लेप लगाना पड़ता है, इसलिए दूध चाहिए। अच्छा अच्छा, ले जाइए, इसका मूल्य मैं तुम्हें बाद में दे देती हूँ। हाँ हाँ काकी, कोई बात नहीं। सरिता और मनीषा से दूध लेकर माया विमला के पास आती है। बहन, थोड़ी सब्जी दे दो। हाँ ये लो। हाँ पर बहन, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, बाद में दे देती हूँ। तुम इस गांव में नई लगती हो, पहले तो कभी देखा नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं महारानी की मायके से आई हूँ, उन्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया है मैंने। अरे वाह, फिर तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारी महारानी देवी जैसी है, उन्हें सभी की चिंता होती है। महारानी के आसपास रहने वालों के सारे दुख हर जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। शारदा का घर। आ गई तुम दोनों, आज का हिसाब दे दो मुझे। ये लीजिए माँ जी। शारदा बेचे हुए दूध का हिसाब करने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो पैसे कम है, कहाँ गए? माँ जी, वो एक बुढ़ी काकी मिली थी, वो महारानी की दासी है। उन्होंने दूध लिया और कहा है कि वो बाद में पैसे लौटा देंगी। अरे ऐसे कैसे तुमने उसे मुफ्त में दूध दे दिया? जान ना पहचान। हाँ, अब उन्होंने महारानी का नाम लिया तो हम क्या करें? महारानी का नाम लिया तो क्या हुआ? अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप। माँ जी माफ कीजिए, पर आप बार बार हमारे पिताजी को बीच में क्यों लाती हैं? उनकी क्या गलती है? कुछ भी हो जाए, आप हमेशा हमारे मायके वालों को सुनाने लगती हैं, उनके बारे में भला बुरा कहने लगती हैं। अच्छा, तो अब तेरी जबान भी निकल आई, मुझसे जबान लड़ा रही है तू। चुप हो जाओ सरिता। क्या चुप हो जाओ भाभी, हम कुछ बोलते नहीं हैं तो माँ जी बार बार हमें ताने मारती रहती हैं। हम इतनी मेहनत करती हैं, सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर पूरे गांव में दूध बेचने जाती हैं, माँ जी की सेवा करती हैं, फिर भी ये हमेशा हमें सुनाती रहती हैं। मेरे बारे में ऐसा बोल रही है तू? भूल मत, मैं सास हूँ तुम्हारी। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी।
ऐसा कहकर शारदा वहीं पड़ी लकड़ी उठाती है और सरिता को पीटने लगती है। मनीषा उसे बचाने आती है, तब उसे भी पीटती है। अगले दिन भी माया विमला से सब्जी और सरिता मनीषा से मुफ्त में दूध लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन माया एक सुनार के पास जाती है और सुनो सुनार, मैं महारानी की पुरानी दासी हूँ। महारानी को एक शाही हार और कर्णफूल बनवाने हैं। बनाकर 2 दिनों के बाद आकर ले जाऊंगी। ठीक है काकी, मैं तैयार रखूंगा। 2 दिनों के बाद माया सुनार के पास जाती है और शाही हार और कर्णफूल ले लेती है। काकी, इसका दाम? अरे, दाम तो मैं कुछ दिनों में चुका दूंगी, महारानी से लेकर, चिंता मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं पर माया सुनार के पास वापस नहीं आती। इधर शारदा भी अपनी दोनों बहुओं की माया के दूध के दाम के लिए बहुत परेशान करती है। तभी विमला को भी पता चलता है कि माया बुढ़िया बाकी लोगों से भी बिना दाम दिए वस्तुएं ले रही है। वो सरिता से आकर मिलती है। सरिता मनीषा, विमला और सुनार महाराज और महारानी से मिलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मुझ गरीब बुढ़ी पर दया कीजिए। एक ही बुढ़ी औरत माया गांव में आई है। कहती है कि वो महारानी की दासी है और उनके मायके से आई है। मुझसे कई दिन महारानी का नाम लेकर मुफ्त में सब्जी लेकर गई है। हाँ महाराज, उस बुढ़िया ने हमसे भी महारानी का नाम लेकर बिना दाम दिए दूध लिया है, बहुत दिनों तक। ये तो कुछ भी नहीं महाराज, उस बुढ़िया ने मुझसे शाही हार और कर्णफूल बनवाए हैं, ये कहकर कि महारानी के लिए चाहिए, और अभी तक दाम भी नहीं दिया है। क्या महारानी, ऐसी कोई दासी आई है आपके मायके से? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसे किसी दासी को नहीं बुलवाया है। वो जरूर कोई तोतिया है, मेरा नाम लेकर गांव में मुफ्त में रह रही है। मैं अभी सैनिकों से कहकर उसे पकड़ने को कहता हूँ। अब वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है, ये वही बताएगी। महारानी, उसका कहना है कि वो आपके मायके में आपके बचपन से थी और उसने आपको अपनी गोद में खिलाया है। नहीं, मेरी जो दाई माँ थी उसका तो मेरे विवाह से पूर्व ही देहांत हो गया था। महाराज, अब तो उसे पकड़ना अति आवश्यक हो गया है। चारों सैनिकों को उसका हुलिया बताते हैं। सैनिक पूरे गांव में फैल जाते हैं और उस बुढ़िया माया को पकड़कर महाराज और महारानी के सामने हाजिर करती हैं। बुढ़िया, कौन हो तुम और यहाँ मुफ्त में क्यों रह रही हो? और तुमने मेरे विषय में सबको असत्य क्यों कहा? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी, मैं माया हूँ, पड़ोस के राज्य में रहती हूँ। मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे पति के निधन के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों को दे दी, ये विचार करके कि अब मैं सबके साथ मिलकर खुशी से और प्रसन्नता से अपना बाकी जीवन व्यतीत करूंगी। परंतु ये मेरी भूल थी। मुझसे घर और धन प्राप्त करने के बाद मेरे बेटों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। इस बुढ़िया से उन्हें अड़चन होने लगी थी। मेरा उन्हें कोई उपयोग नहीं था, इसलिए जिस प्रकार हम किसी निरुपयोगी वस्तु को कबाड़ में फेंक देते हैं, वैसे ही मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके बच्चों ने आपको निकाल दिया और मेरे बच्चे खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, पर विमला बहन, तुम्हारे सर पर छत तो है। मुझे तो कहीं अपना सर छुपाना था। मैं बुढ़ी अकेली क्या करती, इसलिए मैंने महारानी का नाम लेकर सबसे असत्य कहा। मैंने विचार किया कि जब तक आपको सत्य पता चले मैं किसी दूसरे राज्य चली जाऊंगी। फिर वो हार क्यों लिया सुनार से? आपने ये कहकर कि महारानी को चाहिए। पहले मेरे पास बहुत गहने थे महारानी, पर मैंने सब अपने बहू बेटियों में बांट दिया। उस दिन मैंने गांव की औरतों को गहने पहने हुए देखा, तब मेरा भी मन हो गया और मैं सुनार के पास चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्थात आपने असत्य तो कहा, परंतु दुर्भाग्यवश आपने अनुचित कार्य तो किया है, परंतु इसलिए आपको दोषी नहीं मान सकते। दोषी तो आपके पुत्र हैं। महामंत्री, इस माई के सभी बच्चों को यहाँ बुला लीजिए और माई को उचित सम्मान देकर और उनके बच्चों को समझाकर
इन्हें उनके साथ भेज दीजिए। यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें 100 कोड़े मारिए। और हाँ सरिता, मनीषा के दूध, सुनार के हार और विमला काकी की सब्जी के जितने भी दाम हुए हैं उन्हें दे दीजिए। इनकी मेहनत का फल इन्हें मिलना ही चाहिए। महाराज और महारानी के आदेश के अनुसार विमला, सरिता और सुनार को उचित धन की प्राप्ति हो जाती है। महाराज भी माया के बच्चों का न्याय सुनकर विमला के बेटे भी उसके घर लौट आते हैं। शारदा भी अपने स्वभाव में बदलाव करके अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। माया के बच्चे आकर उसे सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाते हैं। तीनों बुढ़िया अपने परिवार सहित सुख से रहने लगते हैं।